अब इसका भाव मैं ये लेता हूं कि हम नहीं भी रहेंगे, हमको कोई इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अगर हमारे रहते हुए सुभाष इंडिया गेट पे खड़ा है, तो ये जो दो बेटियां बैठी हैं उस उम्र के बच्चे, तुम किताबों में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ताकत तुम्हारे पास थी, तुमने किताबों में उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन इंडिया गेट पे ये बेटियां जब घूमेंगी तो जरूर ये पूछेंगी कि ये आदमी है कौन, और जब इसको है कौन कहोगे तो पूरा इतिहास जिंदा हो जाएगा, और फिर पता चलेगा कि कौन मुखबिर थे और किसकी मुखबरी करके देश के प्रधानमंत्री बने, और कौन वो था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और डरा नहीं। वो आदमी आज जिंदा खड़ा है, उसका परिवार नहीं है, उसकी जाति नहीं है, उसके नाम से वोट नहीं मिल सकता, लेकिन आप जो आज करके जाएंगे किसी को पता नहीं है 20 साल बाद वो कहां खड़ा होगा। इसलिए सिर्फ अपना रोल आज के दौर में प्ले करिए। सावरकर, आप महाराष्ट्र के लोग हैं, सावरकर को लेके आप सबके मन में एक चीज है, लेकिन सावरकर का जिक्र बहुत आता है, लेकिन सावरकर कुछ लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचना है, और कुछ लोग उन्हें गाली देते हैं ताकि उनको भी सत्ता पे पहुंचना है। तो गिनती उनकी ज्यादा थी कि सावरकर को गाली दोगे तो सत्ता पे पहुंचोगे। चलो ठीक है, अगर यही बात है तो सावरकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा भी क्षण आया है जब सावरकर साहब और सुभाष चंद्र बोस की मीटिंग हुई है। कहां ईस्ट और कहां वेस्ट, अगर विचार मिल जाए तो दूरी का कोई मतलब नहीं होता है। और सावरकर जी ने जो कहा है, आप बॉम्बे में चले जाइए, शिवाजी पार्क के सामने सावरकर परिवार के लोग हैं, सावरकर परिवार के भाई के बेटों के, उनके घर के परिवार के लोग सावरकर स्मारक चलाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रणजीत सावरकर जी हमारे मित्र हैं, मैं जब जब जाता हूं वहां पहुंचता हूं, पूरा सावरकर का इतिहास, सावरकर का थॉट जो मराठी में है, उसको मैंने कहा कि आपने एक ही काम गड़बड़ किया, मराठा का जो सबसे बड़ा योद्धा था शिवाजी, उसको आपने यहां से दिल्ली और दिल्ली से बंगाल तक पहुंचा दिया, लेकिन सावरकर को नहीं पहुंचा पाए आप। ये आपकी ड्यूटी है, और वो सारा सावरकर का लिटरेचर हिंदी और उर्दू में कर रहे हैं। और सावरकर को तब मैंने ये जिक्र किया कि सावरकर सुभाष से मिले, और सुभाष से क्या कहते हैं। मैंने कहा ना, आपके समाज में विजनरी थे, ये बात अलग है कि सत्ता ने जब उनको नहीं पूछा तो समाज ने भी नहीं पूछा। सत्ताओं से कई हजार गुना बड़ा समाज होता है। जिस दिन आप अपना हीरो तय करेंगे, सत्ता उसको ही बाप मानेगी। आप उल्टा चलते हैं कि सरकार ये करेगी तब, मैं कहता हूं आप इधर से चलिए ना। लेकिन सावरकर सुभाष से कहते हैं ये बात, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, कोई हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। सावरकर ने सुभाष को INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने बनाई थी, उसमें वो ये कहते हैं कि तुम अपनी इस सेना में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को भरो। और उनका सेंटेंस क्या है, विजन देखिए, यहां तो कपड़े पहनने से विजन तय हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विभाजन के बाद भारत की अपनी सेना नहीं है, इस सेना में जब विभाजन होगा, कैसे होगा नहीं जानता, तब हिंदुओं की जरूरत पड़ेगी सेना में, तो आपके लोग यही काम आएंगे। उनका विजन देखिए। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर, INA के अंदर, पेशावर, कश्मीर जो पाकिस्तान के पास अब चला गया, उधर के भी बहुत लोग थे। इसलिए आप एक नाम सुनते हैं बहुत ज्यादा कि लाल किले में 3 लोगों की फांसी की बात थी ना, जिसमें एक कोई सिख थे और एक शहनवाज थे, सहगल थे, शहनवाज थे, और एक और सरदार साहब का नाम भूल रहा हूं मैं। इन तीनों का नाम आता है। जब भारत की 47-48 में कश्मीर के अंदर जब इन्वेजन हुआ, याद है ना, ये तो जो 48 में इन्वेजन हुआ, बहुत लोग नहीं जानते। उस इन्वेजन में पाकिस्तान के पास कोई सेना वेना तो थी नहीं उनके पास,
तो जो पाकिस्तान वाले इलाके से उस वक्त जब भारत आज़ाद नहीं था तो लोग यहाँ पे आईएनए में भर्ती हुए। तो एक साहब थे शहनवाज, हाँ तीसरे का नाम था ढिल्लो। तो शहनवाज साहब जो आईएनए में थे, यहां कहा गया फूल वाले चसा से कि आज़ादी के बाद ये जो फौजी हैं इनको आप फौज में ले लीजिए, लेकिन विरोध हुआ वहां से, क्योंकि मैडम ने मना कर दिया था। वो किसी की सुनते नहीं थे मैडम के अलावा। तो उनको भारत की सेना में नहीं लिया गया, आज तक नहीं है। वो सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में एक जबरदस्त ट्रेनिंग की, लड़ाई लड़ी, उनको भारत की सेना में आज भी नहीं लिया जाता। यह कहा गया कि भाई ये कम से कम इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको लीजिए। लेकिन उधर वालों ने क्या किया, जो शहनवाज, जो 3 लोग थे जिन पे मुकदमा चला, बहुत बड़े कमांडर थे, वो उधर चले गए बटने के पास, उनका घर उधर था। तो जिस वक्त कश्मीर में इन्वेजन हुआ है जिसमें घुसपैठी आए हैं, उस सेना की टुकड़ी में शहनवाज साहब भी थे। तो सावरकर का विजन था कि सेना में आप भर्ती करेंगे तो उस समय काम आएंगे। उस सावरकर को इस देश ने नहीं सर पे बिठाया। वो सावरकर को सिर्फ हमने ये बता दिया, वो वहां जेल में थे, उनके साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बस यही चैप्टर है। सावरकर सिर्फ इतना ही नहीं था। और हम और आपने कभी सावरकर को राजनीति से अलग करके छोड़ दिया। लेकिन फिर दूसरा भाव उस युवा पीढ़ी के सामने रखना चाहता हूं, इसकी चिंता मत करना कि मैं जो करूंगी या जो मैं करूंगा इसका मुझे क्या मिलेगा। सभ्यताओं के युद्ध में सब कुछ मरने के बाद मिलता है। जिंदा रहते हुए मिलने का मतलब है कि आपने अपनी कीमत ले ली। मरने के बाद आप कीमत नहीं लेते, तब देश इतनी बड़ी कीमत देता है कि आपकी नस्लें आने वाली, आप मर भी जाएं एक साधारण से व्यक्ति के रूप में, तब भी हजारों साल जिंदा रहते हैं। सावरकर, मैं वो किस्सा महाराष्ट्र में हूं इसलिए सुना रहा हूं आपको। एक सरकार थी, उस सरकार में ये तय हुआ, और यहां उस जमाने असली वाले ठाकरे थे, और वो यहां दिल्ली में थे, और आपके महाराष्ट्र के एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, वो लोकसभा के स्पीकर थे। याद नाम आया? याद आया ना? उस महान आत्मा को मैं जानता नहीं, मेरा कोई उन विचारों से नहीं, क्या कमाल का काम करके गए। इतना सा भी अगर किसी ने काम किया है तो याद रखना है, ये उन लोगों का एहसान है हमारे ऊपर। हम इतने एहसान फरामोश ना हो कि उनका नाम भी न लें। और जब ऐसे लोगों का नाम नहीं लोगे तो कोई युवा पीढ़ी प्रेरित नहीं होगी कि ये समाज तो यार नाम ही नहीं लेता है, तो हम क्यों करें यार खामखा ये अच्छा काम, हम अपना घर भरें। लोकसभा के अंदर तैल चित्र लगे हुए हैं। एक परिवार है, उनके यहां सब विजनरी पैदा होते हैं, सबके चित्र, इनके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी। बात आई कि चित्र लगना चाहिए, तो बेचारे मनोहर जोशी जी ने कहा, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है और वो तय करता है, और विपक्ष बैठ के तय करता है कि किसका तैलचित्र लगाया जाए। दुनिया का सबसे जाहिल आदमी, जो 1888 में मक्का में पैदा हुआ, न किसी केजी में गया, न मदरसे में गया, न स्कूल गया, न इंग्लिश स्कूल में गया, न मदरसे में गया, लेकिन वो देश का पहला शिक्षा मंत्री 10 साल तक बना, उसकी भी लगी हुई है। तो यह हुआ कि सावरकर का तैल चित्र लगना चाहिए। गठबंधन की सरकार थी, सरकार चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्रस्ताव रखा तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये कैसे लग सकता है।
मैं भला हो उस मनोहर जोशी साहब का, उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे लोग दोबारा पैदा हों। उन्होंने ये बात, वो ये जानते थे कि मौका यही है। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, लोहा गर्म हो उसी वक्त चोट करनी चाहिए। मनोहर जोशी उठे और स्पीकर पद से बाहर निकल के आए और एक फोन उन्होंने मुंबई कर दिया कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, सावरकर का तैलचित्र नहीं लग पाएगा। तो प्रधानमंत्री अपने ही थे, उन्होंने जो भी वकालत की होगी, पता नहीं मजबूती से की या नहीं की या डर गए। मनोहर जोशी से एक ही बात की, मैं शाम की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूं। सब जानते थे कि वो यहां वाला टाइगर अगर दिल्ली में उतर गया तो बड़ा बवाल होगा। उसका इतना कहना था, मनोहर जोशी साहब ने बताया कान में कि वो शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। दोबारा मीटिंग बुलाई, कहा लगेगा उनका भैया। तो सत्ताएं हमेशा ऐसे चलती हैं। उनका तैलचित्र लगा हुआ था लोकसभा में। आप इस पे खुश मत होइए, वो तैलचित्र लगा तो यहां तक तो हो गया कि जिसको जो लोग कह रहे हैं आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी, हाँ हम मानते हैं कि तुम्हारे खानदान में सावरकर कोई बन ही नहीं सकता। तुम्हारे बाप दादा और आगे की नस्लों में भी अगर कोई पैदा हो गया तो सावरकर नाम भी नहीं रख सकते। तुम्हारी औकात दो कौड़ी की है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सावरकर का तैलचित्र लग गया, और जब तैलचित्र लग गया तो उस वक्त की काल परिस्थिति में तैलचित्र ही लगना था। अभी क्या हुआ है पता है? नहीं पता। इसलिए अगर भावना है तो काम कैसे करना है यह भी कभी सीखना चाहिए। भारत की संसद नई बनी है, सबने देखी, बन गई, थोड़ी अधूरी रह गई। एक दिन अनाउंसमेंट हुआ कि 2 दिन बाद भारत की संसद का इनॉग्रेशन होना है। आधे बोले यार अभी तो पूरी नहीं हुई है, आधों की समझ में नहीं आया, और 2 दिन तक नहीं समझ में आया। और उसने कहा कि भारत की संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को होगा। 2 दिन बाद पता चला सावरकर का जन्मदिन है, और भारत की संसद के इनॉग्रेशन पे जो पत्थर लगा हुआ है उसमें 28 मई लिखी हुई है। सावरकर अनंत काल तक जीवित हो गए। और ऐसा ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं योद्धा को चुनते वक्त अपने स्वार्थों को पीछे रखेंगे तो योद्धा जो नहीं ताकत होगी वो भी करके दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये 2 रुपए किलो चावल में नहीं बिकेंगे।